बाजार ने नए कारोबारी साल और नए हफ्ते की दमदार शुरुआत की है और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा 22,530 के स्तर पर जाकर थोड़ी सी प्रॉफिट चेकिंग दिखा रहा है। अब 130 अंकों के आसपास की तेजी है और इंडेक्स है 22,450 पर। सेंसेक्स ने भी नया रिकॉर्ड बनाई है। तो नए रिकॉर्ड पर बाजार में आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए और आखिरी के 1 घंटे में आज कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे? क्लोजिंग कॉल में हम इसी पर फोकस करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि आज इस शो में हम खास क्या करने वाले हैं। थोड़ी देर में यानी कि 2:35 पर हम लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स, जहां पर हमारे सभी के सभी मेहमान आपको दो ऐसे शेयर बताएंगे जहां पर कमाई की जबरदस्त गुंजाइश बनती है। 2:40 पर ऑप्शंस का एक धमाकेदार ट्रेड लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। मार्केट एट 3 यानी कि अब तक बाजार में क्या हुआ है, कौन से शेयरों में कौन सी खबरें आई हैं और शेयरों में किस तरह की रौनक देखने को मिली है, इसका पूरा का पूरा समरी हम लेकर आते हैं मार्केट एट 3 में। खबर गर्म है यानी कि डीलिंग रूम का हाल, क्या खबर चल रही है, क्या चर्चाएं हो रही हैं, ये तमाम चीजें इस खास सेगमेंट में हम लेकर आते हैं। 3:15 पर BTST या फिर STBT के धमाकेदार ट्रेड्स बैक टू बैक आपके लिए हम लेकर आएंगे और 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच यानी कि कौन सी घटनाएं जो बाजार के लिए शेयरों के लिए अहम होंगी कल के सत्र में, इसका पूरा का पूरा जायजा हम लेते हैं 1.5 से 2 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं कि बाजार के हाईलाइट्स क्या हैं, इस वक्त की 5 बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर। तो निफ्टी ने आज नया शिखर बनाया है, सेंसेक्स ने भी नया शिखर बनाया है, लेकिन ऊपरी स्तर से थोड़ी सी प्रॉफिट चेकिंग आ रही है जो कि लाजमी भी है नया रिकॉर्ड बनाने के बाद। 22,460 के आसपास है निफ्टी बैंक की बात करें तो 47,500 के आसपास है, लेकिन 12 में से 11 शेयर अभी भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो मोमेंटम वहां पर भी जबरदस्त है। चीन में जिस तरह से अच्छे आर्थिक आंकड़े आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग PMI के अनुमान से बेहतर जो डेटा आए हैं, उसके चलते हम देखते हैं कि मेटल शेयरों में चमक है। टाटा स्टील, हिंद कॉपर, JSW, ये तमाम शेयर आज बढ़िया तेजी दिखा रहे हैं और JSW स्टील में हम देखने की खबरों का भी ट्रिगर है। इसके अलावा एनर्जी, रियल एस्टेट, डिफेंस, सरकारी बैंक, ये वो पैक हैं जहां पर आज हम बढ़िया खरीदारी होते हुए देख रहे हैं और डिफेंस में कई सारी ऐसी खबरें भी आई हैं जिसके चलते वहां पर उत्साह बना हुआ है। सोने ने आज नया रिकॉर्ड बनाया है और इस चमक के चलते जो गोल्ड फाइनेंस वाली जो कंपनियां हैं, क्योंकि लोगों को बेहतर वैल्यू मिलती है अपनी सोने के बदले, तो वहां पर कारोबार बढ़ाने की उम्मीद में मणप्पुरम और मुथूट फाइनेंस में आज हम बढ़िया तेजी देख रहे हैं। मणप्पुरम फाइनेंस का शेयर देखिए अभी भी 4.5% की तेजी के साथ ये कारोबार कर रहा है। देखिए चलिए फटाफट इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और एक बार जरा वायदा के आंकड़ों को समझ लेते हैं बारीकी से, क्योंकि आज सुबह के सत्र में जो बातचीत हुई थी, डिम्पी ने आपको 22,500 का टारगेट दिया था, वो टारगेट बखूबी अचीव हुआ, नया रिकॉर्ड बना। थोड़ी से नीचे वहां से आकर कारोबार कर रहे हैं, क्या कंफर्ट है, फिर से एंट्री के मौके कहां पर बनेंगे ये भी समझ लेते हैं। डिम्पी, 22,450 का स्तर इस वक्त इस तरह से करीब 70 अंकों के आसपास की नरमी है। अब आंकड़े किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं अभी वायदा के? हमारा जो टारगेट था, हमने सुबह भी बात बोली, हमारा टारगेट तो अचीव हो गया है और ऑल टाइम हाई के साथ ही कंप्लीट भी हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में स्ट्रेंथ है। ये जो स्ट्रेंथ है ना, आपको मिलेगी, शायद कंटिन्यू भी करेगी, लेकिन ये साइडवेज कर सकती है। इसके पीछे की क्या वजह है, कैसे पता लगेगा कि बाजार साइडवेज हो जाएगा? यहाँ से मैं आपको इंडिया विक्स दिखाता हूँ। एक बार जरा आप इंडिया विक्स देखिए किसी भी चीज़ का ना अति होना खराब होता है, अति टूटना भी खराब है। ऐसा नहीं कि इंडिया विक्स बढ़ता रहेगा तो आपका अब नुकसान ही होगा। इंडिया विक्स एक लेवल तक तो आपका रिक्वायरमेंट है, कोलेस्ट्रॉल भी एक लेवल तक तो बॉडी में चाहिए, नहीं तो आपका फैट ही, वो आपका प्रोटीन ही नहीं बनेगा, अच्छे से कोई चीज़ नहीं बनेगी जो भी मेडिकल में बोला जाता है। तो एक लेवल की हर चीज़ चाहिए आपको, वो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, बट एक लेवल की रिक्वायरमेंट है। इंडिया विक्स दिखाओ, इंडिया विक्स। 2 चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको डेरिवेटिव्स डाटा के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इंडिया विक्स जो 5% टूटा, अभी उस जगह पर आ गए जहाँ पर आपको साइडवेज करके छोड़ देगा। या तो कोई अच्छी खबर लाओ या तो कोई बुरी खबर लाओ, तो उस हिसाब से रिएक्ट करेगा, नहीं तो ये इंडिया विक्स 5.5% टूट के 12 के स्तर पर आपको साइडवेज कर देगा। दूसरे पॉइंट, एक बार जरा बैंक निफ्टी का फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना, अगर आप दिखा पाओ तो प्रोड्यूसर साहब, फ्यूचर वाली प्लेट जिसमें ओपन इंटरेस्ट लिखा होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वहाँ पर आप देखोगे। और आप निफ्टी का भी दिखाना फिर बाद में। मैं आपको एक पॉइंट नोटिस करवाता हूँ कि कैसे बाजार ने आज फर्स्ट डे कमाल करके अलग तरीके से सिस्टम में किया है। बैंक निफ्टी ने -34% का ओपन इंटरेस्ट है। मैंने अपने 15 साल के करियर में इस तरह का ओपन इंटरेस्ट का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज़ नहीं देखा। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ बैंक निफ्टी के अंदर -34%। मेरे को अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सचेंज में जाके चेक किया कि मेरे से गलत तो नहीं देखा जा रहा, तो वो दिख नहीं रहा, वो एक्चुअली में एक्सचेंज में भी वैसे ही दिख रहा है। प्रोड्यूसर साहब दिखा पाएंगे?
ठीक है, नहीं दिखा पाएंगे छोड़ दीजिए, आप नहीं दिखा पाएंगे छोड़ दीजिए आप। ठीक, अब आप देखिए 1,41,000, यस ये वाला ही। अब आप देखो इसके अंदर -55% का लिखा, एक ही दिन के अंदर ओपन इंटरेस्ट कितनी तेजी से घटा है। सेम इसी का निफ्टी वाला भी है, वो भी जरा दिखाना आप, मैं आपको उसके पीछे की वजह बताता हूँ। रैशनल क्या है कि बैंक निफ्टी से ना शॉर्ट्स को कवर करवा रहा है और अच्छे शॉर्ट्स कवरिंग हुई है। आज आप देखो उसके बाद कुछ खास मोमेंटम नहीं है। ये निफ्टी का आप देखो -5% है, शॉर्ट कवरिंग यहाँ से भी हुई है। तो दोनों ने क्या किया कि अपने अपने लेवल के हिसाब से किया है, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी शॉर्टिंग को हटा दिया है। अब ना अगले 2 दिन बड़े क्रिटिकल होंगे। अगले 2 दिन में अगर बैंक निफ्टी चल गया तो आप यकीन मानिएगा कि बैंक निफ्टी चलेगा और 48,200-300 तक ले आएगा, क्योंकि शॉर्ट सिस्टम से काफ़ी हटाए हैं। अगर ये शॉर्ट सिस्टम से नहीं हटते या रहते तो भी ज़रूरत थी इनकी, लेकिन हट गए तो अब नए तरीके से देखना होगा बैंक निफ्टी को। तो इसलिए बैंक निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन पर है। मेरे अगले 2 दिन क्रिटिकल वॉच करूंगा मैं बैंक निफ्टी को। ये पॉइंट नोटिस कराने का था। दूसरा पॉइंट, अगर आप खुद ही बोल रहे थे कि 12 में से 11 शेयर हरे निशान में हैं, वो बैंक निफ्टी के हैं 11 में से 12 में से, लेकिन आप निफ्टी चेक करोगे तो सुबह एक शेयर लाल निशान में था, वहाँ पे 13 शेयर, आप 13 क्या 15 शेयर लाल निशान में आ गए, तो 35 है। तो ये जो डाइवर्जेंस आपको फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज दिख रहा है ना, ये बैंक निफ्टी को अगले 2 दिन क्रिटिकली वॉच करने का बन जाएगा। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले कृपा करके सावधान हो जाए। 2 दिन का मार्केट एक्शन अलॉन्ग विद द इंडिया विक्स फॉल ये आपका कंप्लीट हो रहा है। ऑप्शंस में पैसा गल जाएगा कॉल और पुट लेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना। इंडेक्स के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो, हेजिंग आती है, राइटिंग आती है तो ठीक है, हेजिंग और राइटिंग नहीं आती है, सीधी कॉल सीधी पुट लेके कोई पैसा जल्दी जल्दी बनने जाना नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा। आई रिपीट, 20% पैसा इंडेक्स में, 40% पैसा स्टॉक्स में, 40% पैसा आप कैश में, आप इस तरीके से अपने अपने पैसे को रख सकते हैं। एक और चीज़, जिनके पास लॉन्ग की पोजीशंस आई हैं, सीरीज़ के अंदर आई हैं, हमने सुबह भी आपको नोटिस कराया था, अभी भी नोटिस करा रहे हैं, आपको प्रॉफिट बुक करना है आप प्रॉफिट बुक कर लो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। और एक और चीज़, जिनको नया आना है ना, उनको थोड़ा डिप की वेट करनी चाहिए। अभी उनके हिसाब से डिप आएगा, आना भी चाहिए, अगर आता है तो उस डिप का वेट करना, तो बाइंग ऑन डिप्स करना बजाय सेल ऑन राइज की। ठीक है, तो टोटल जो चर्चा है उसके लबोलुबाब ये है कि कैश को बहुत समझदारी से आपको डिप्लॉय करना है और गिरावट पर खरीदारी करने की रणनीति बाजार में आपको बना के चलनी है। लेकिन इस बीच चूंकि मार्च में ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े कैसे रहे वो भी आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। मारुति सुजुकी का शेयर आज दिन भर एक दायरे में और उतार चढ़ाव के साथ ट्रेड करता रहा है, लेकिन जैसे ही मार्च बिक्री के आंकड़े आए हैं शेयर पर हमें थोड़ा सा प्रेशर बनते हुए देखा है। आधे % के आसपास की नरमी है, क्योंकि हम देखने की कुल बिक्री में 10% की बढ़त जरूर है। 1.87 1,87,000 यूनिट कंपनी ने बेची है मार्च में। घरेलू बिक्री में 15% की बढ़त है, लेकिन एक्सपोर्ट पर थोड़ा सा डेंट है 24% के आसपास का। हालांकि अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर को देखेंगे, जो आंकड़े मारुति ने हमारे सामने दिए हैं, रिकॉर्ड बिक्री रही है। एक्सपोर्ट 14% घटा जरूर है, 25,892 यूनिट पर यह आया है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो नंबर्स ठीक ठाक दिखेंगे। कुल बिक्री में 10% के आसपास की बढ़त है और यह कहने की बाजार इसको डिस्काउंट करके चल भी रहा था, क्योंकि मान के चल रहे थे कि पैसेंजर व्हीकल के और टू व्हीलर के नंबर्स बढ़िया आएंगे। एक बार मारुति के शेयर को भी समझेंगे और अपने एक्सपर्ट्स को भी जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं शर्मिला जोशी हैं, फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं। शर्मिला जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अंशुल जैन है, अवनी भट्ट है और श्रीकांत चौहान है, आपका भी बहुत शुक्रिया 89 स्वदेश को आज समय देने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। शुरुआत हम करेंगे शर्मिला जी आपसे। एक बार जरा मारुति पर अपना व्यू दे दीजिए, उसके बाद हम क्लोजिंग ट्रेड्स भी लेंगे। मारुति बढ़िया प्रदर्शन रहा है, शेयर का डोमिनेंस भी है, कहीं ना कहीं जो राइजिंग कंपटीशन है उससे भी निपटने के लिए कंपनी काफी कुछ कोशिशें कर रही है, कुछ ब्रांड बड़े हिट भी हुए हैं। मारुति को लेकर मैम आपका व्यू क्या है और निवेशकों को क्या करना चाहिए? व्यू तो पॉजिटिव ही है और जैसे कि आपने कहा कि जब आप बिक्री के आंकड़े आंकड़े देखते हैं मंथ ऑन मंथ, तो अगर आप कभी भी अगर वो डेटा देखेंगे और टॉप 10 सेलिंग पैसेंजर व्हीकल्स के नाम देखेंगे, तो चांसेस है कि 10 में से 6 या 7 नाम मारुति के प्रोडक्ट्स ही होंगे। तो दैट क्लियरली शोज कि उनका किस तरह का डोमिनेंस है। एक चीज हुई थी मारुति के साथ कि उनका जो ईवी का लॉन्च था वो थोड़ा यानी दे वर अ लिटिल स्लो ऑन दैट, तो शायद वो वहां पर उनका इनिशिएटिव कम हुआ और स्टॉक करेक्ट हुआ था। बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वो प्रोडक्ट लाएंगे जल्दी मार्केट में
बट वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, तो गिवन द फैक्ट कि नंबर सभी के अच्छे आ रहे हैं और वैल्यूएशंस का एक फर्क है, probably I would prefer a Mahindra and Mahindra in terms of valuations at this point in time. लेकिन मुझे लगता है कि तीनों स्टॉक्स, whether it's Mahindra and Mahindra, टाटा मोटर्स और मारुति, सभी काफी यानी जिनके पास है उनको उनके साथ बने ही रहना है। ठीक है, बने रहना है आपको मारुति में। लेकिन अगर ये हम वैल्यूएशन की अगर हम तुलना करें कि कौन सा स्टॉक सस्ता है कौन सा महंगा है, तो मारुति की अपेक्षा कृत अगर हम देखेंगे तो एमएनएम बेहतर लग रहा है शर्मिला जी को। हालांकि ग्रोथ के मैट्रिक्स पर मारुति को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास है तो आपको बने रहने की सलाह है। चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और लेकर आएंगे सीधे अब क्लोजिंग ट्रेड्स। शुरुआत अवनी जी आपसे करेंगे, बताइए आपके क्लोजिंग ट्रेड्स कौन से हैं, क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं आप? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और डिम्पी जी और सारे दर्शकों को नए न्यू फाइनेंशियल ईयर की शुभकामनाएं। तो मेरा पहला ट्रेड रहेगा अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में हमने देखा है कि जो अभी आज पहले दिन पे ही 620 और 650 के कॉल में काफी अनवाइंडिंग दिख रही है और स्टॉक ने भी एक अच्छी तेजी पकड़ी हुई है, अच्छा मोमेंटम पकड़ा हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से एक नए ब्रेकआउट लेवल पे है, तो इसको 620 से 623 के रेंज में हम इसमें खरीदारी करेंगे। 660 का इसका टारगेट रहेगा और 610 का स्टॉप लॉस रहेगा। इसके रोल ओवर्स भी काफी अच्छे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से ये अप्रैल सीरीज में अंबुजा सीमेंट में एक अच्छी तेजी हमें नजर आनी चाहिए। दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड ने आज लास्ट वीक का जो हाई है वो भी क्रॉस कर लिया है और थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट एडिशन 3% के करीबन हुआ है, तो ये भी धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रहा है स्टॉक। इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छी तेजी देखने मिलेगी आने वाले कुछ दिनों में। तो 277 से 280 के रेंज में इसमें हम खरीदारी करेंगे। 298 टू 300 का इसका टारगेट रहेगा और 269 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। और तीसरा ट्रेड रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। इसमें आज सुबह से हम देखेंगे कि फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है करीबन 10 से 11% तक। एक अच्छे मोमेंटम में है स्टॉक। इसको 614 से 616 के रेंज में हम इसमें खरीदारी करेंगे। 655 का इसका टारगेट रहेगा और 600 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। 600 के पुट में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है अप्रैल सीरीज के लिए। ठीक है अवनी, आपके हमने तीनों शेयर को नोटिस कर लिया है। एक तो आप कह रहे हैं कि अंबुजा सीमेंट इसका 97% का रोल ओवर हुआ है। मैंने आज सुबह भी इसको चेक किया था और हमने भी अपनी जो F&O की शीट होती है सभी को भेजते हैं, वहाँ पे भेजी थी। पावर ग्रिड आप बता रहे हैं, एक दूसरा शेयर बढ़िया चलेगा और तीसरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का रोल ओवर भी ठीक हुआ है, ये शेयर भी हाईएस्ट रोल ओवर की कैटेगरी में आता है, 90% से ऊपर का था और इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी बेहतर है। ब्रेकआउट शेयर भी एक्चुअली में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो ये तीनों शेयर आपके नोटिस कर लिए अवनी। लेकिन एक ना ऑप्शंस का ट्रेड आपसे भी पेंडिंग है, मेरे को लेना है। तो आप एक काम करो, टाइम लो, आप इन 3 ट्रेड आपने बता दी, इन तीनों में से कोई ऑप्शन देना हो तो इन तीनों में से दे देना, नहीं तो इसके अलावा एक ऑप्शंस का ट्रेड जब तक आप रीड कर लो, समझ लो, कुछ बनता है तो बताना, ठीक है। एक ऑप्शंस का ट्रेड आपकी तरफ से भी पेंडिंग कर देता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं, अब जरा श्रीकांत जी का स्वागत करते हैं। श्रीकांत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और अंशुल आपका भी शुक्रिया, शर्मिला जी आपका भी शुक्रिया। श्रीकांत आपके ट्रेड कौन से हैं? गुड आफ्टरनून डिम्पी, गुड आफ्टरनून अभिषेक। देखिए, मार्केट अगर देखा जाए तो आज के दिन में हमने काफी अच्छा एक मोमेंटम देखा, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे एक्सपेक्टेड था 22,500 के करीब कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वो भी आ रही है। ओवरऑल हमें लग रहा है कि इस मार्केट में जैसे आपने कहा कि एक रेंज बाउंड सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी हमें देखने मिलेगी, क्योंकि विक्स लगातार गिरते जा रहा है। पिछली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, नई एक्सपायरी ओपन हुई है, तो यहाँ पे कुछ उन सेक्टर्स को या स्टॉक्स को देखना चाहिए जहां पे एक ब्रॉडर मोमेंटम बना हुआ है उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। मेटल्स में हमें लगता है कि स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, और यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करने की राय रखते हैं। करंट लेवल्स कुछ 865 870 के करीब के हैं। स्टॉक हमें लगता है कि 900 905 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। 854 का स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाइज में है और रिलेटिवली अगर इससे कंपेयर करेंगे विद अदर स्टॉक्स तो वहां पे भी इसमें अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है।
इसके अलावा मुझे लगता है कि पीएसयूज में बीएचईएल में एक अच्छा मोमेंटम एक्टिविटी की शुरुआत अभी हुई है। 253 254 के लेवल्स को क्रॉस किया है। यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 263 एंड 275 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है। तो करंट लेवल से बीएचईएल को भी लॉन्ग किया जा सकता है, जो 254 के करीब ट्रेड कर रहा है। और डिब्बी यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 244 का, 244 का स्टॉप लॉस हमें बीएचईएल के लिए रखना है। ठीक है, डन। दो शेयर हो गया आपकी तरफ से। एक तो मेटल का जीएसपीएल, ये रिक्वायर्ड भी था। देखिए ट्रेंड के साथ चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेटल्स ट्रेंडिंग है, आप थोड़ा आगे पीछे हो सकते हो, लेट हो सकते हो, थोड़ा महंगा सस्ता हो सकता है, लेकिन ट्रेंड तो मेटल्स का है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरा बात, आप बीएचईएल बता रहे हो, सरकारी कंपनीज में एक फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग या फिर आने वाले भविष्य में भी हो सकती है। और आपको पता ही है कि चुनाव फेजेज़ में हो रहे हैं, दो फेज़ 3 फेज़ में। जैसे जैसे अंदर से इंफॉर्मेशन लीक होकर आएगी तो मार्केट भी रिएक्शन देगा। तो ये अप्रैल सीरीज़ पूरे के पूरे रिएक्शन से भरी होगी और खासकर इसमें चुनाव थोड़ा हावी रहने जा रहे हैं। बीएचईएल, जीएसपीएल श्रीकांत जी आपने दे दिया, अवनी ने दिया। अंबुजा सीमेंट एक बार वापस से दिखाते जाइए ताकि अगर किसी से मिस हो जाए तो कंप्लीट हो जाए। अंबुजा सीमेंट दिया है, पावर ग्रिड दिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल दिया है। 2 गेस्ट ने 5 ट्रेड ऑलरेडी आपको दे दिए। आपके पास हैं तो कृपा करके एवरेज मत करना, जो ले रखा उसी को होल्ड करना। अगर शॉर्ट कर रखा है तो फिर स्टॉप लॉसेस चेक करो, और अगर लॉन्ग कर रखा है तो फिर होल्ड करो। तो ये आपको ट्रेड बताने का रीजनिंग है। अंशुल जैन भी हमारे साथ है। अंशुल सर नमस्ते, जरा बताइए सर आपके ट्रेड कौन से हैं? नमस्कार डिम्पी जी, नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। नमस्ते सर। डिम्पी जी, स्टार्ट करूंगा सुबह के ऑप्शन के कॉल से। अदानी पोर्ट दिया था 48 में, इंट्राडे में 6150 का हाई बन गया है। अगर कोई ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहता है तो बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर ओवरनाइट कैरी करते हैं तो टारगेट अचीव होगा। दूसरा, मार्केट ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस पे है। अब रेजिस्टेंस अगर आप चार्ट पे देखें तो केवल एक नंबर होता है, ये पार होगा या नहीं ये आपको मार्केट के इंटरनल्स बताते हैं। ब्रेडशीट पे देखें तो 650 स्टॉक 5 वीक्स के बेसिस पे ओवरसोल्ड है, और 40% स्टॉक्स की अभी भी वीकली आरएसआई ओवरसोल्ड है। तो इतने ओवरसोल्ड मार्केट में हम जब ऑल टाइम हाई के आसपास हैं तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा छोटा हो जाता है और इसके ब्रेकआउट की चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो 1-2 दिन की कंसोलिडेशन लेके प्रोबेबली हम मार्केट में ब्रेकआउट देंगे और 22,700 की तरफ चलेंगे। तो जो आपने कहा स्टार्टिंग में कि बाई ऑन डिप्स करना चाहिए, मैं उसके साथ बिल्कुल अलाइन हूँ कि स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स में अगर डिप मिलती है तो बिल्कुल बाई करके चलना चाहिए। हम 22,700 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप पे, जहां मैं बाइंग देना चाहूंगा। पहला स्टॉक है ऑर्चिड फार्मा। 143 वीक्स का लॉन्ग राउंडिंग बेस बना है जहां से ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट आने के बाद 3 महीने का करेक्शन रहा है और 2 महीने की कंसोलिडेशन, यानी 5 महीने की कंसोलिडेशन कंप्लीट करके स्टॉक फ्रेश अपमूव दे रहा है। 1110 के ऊपर निकलता है तो इमीडिएटली बाय करना चाहिए। 1050 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा और 1250 रुपए का टारगेट रहेगा। ये पेसिमिस्टिक टारगेट है, वैसे 1500 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। दूसरा स्टॉक में बाय दूंगा एचटीबीएल में। मंथली चार्ट पे इसने करेक्शन दिया है और उसके बाद अक्टूबर में जो लो बना था उसके बाद 4 महीने हो चुके हैं उस लो को तोड़ने में असमर्थ है। मार्च में और फरवरी में दोनों में उसके लोस तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मंथ एंड आते आते वापस उन लोस के ऊपर और मंथ के हाई के आसपास क्लोज किया है। तो मंथली चार्ट पे 2 हैमर है और अब फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। तो जनरली मंथली चार्ट पे जब हैमर मिलता है स्टॉक में 30-40% की अप मूव आराम से बनती है। 278 में बाई करना है। 265 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। 300 का पेसिमिस्टिक टारगेट है। 1.5 से 2 महीने का समय दे देंगे तो 350 से 355 के लेवल्स भी मिल जाएंगे। तो ये 2 बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, बहुत बढ़िया। सोम डिस्टिलरीज आप कह रहे हैं वापस चल जाएगा। ये एमपी की कंपनी है और आपको मालूम है कि इलेक्शंस हैं और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, तो इसको भी देखिएगा। और एक ऑर्किड फार्मा, ये शेयर आप ढूंढ के लाए हैं सर अंशुल जी, ये शेयर ज़रूर ध्यान रखने वाला है। और आप इसमें तो पेसिमिस्टिक टारगेट भी और एक बड़ा टारगेट भी दे रहे हो आप, है ना। तो आप ये कह रहे हो कि और चल जाएगा, 1500 तक भी पहुँच सकता है। ऑर्किड फार्मा और सोम डिस्टिलरीज हो गया। श्रीकांत आपको दे रहे हैं जीएसपीएल, बीएचईएल हो गया। अवनी ने दिया आपको अंबुजा सीमेंट, पावरग्रिड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया। मेरे को अच्छे से यकीन हो गया होगा, वो आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपको मिस हो गया होगा तो हम बार बार चला रहे हैं ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। आई रिपीट, आपके पास जो स्टॉक्स होने चाहिए अच्छे और पक्के होने चाहिए। पूरा बाजार खरीदा नहीं जाता, पूरा बाजार बेचा नहीं जाता, इसलिए जो चीज़ है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे रखो।
मज़ा आएगा, आपको मार्केट में अच्छा पैसा बनेगा। एक ऑप्शन का ट्रेड भी आपको देते हैं, अवनी भी देंगे और विनय रजानी भी देंगे एक एक ट्रेड, आप वो भी ज़रा नोट कर लीजिएगा। विनय रजानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑप्शंस का चैंपियन बताने के लिए। विनय सर नमस्ते, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आप नए हाई पे ही आते हो, उसके बीच में कहाँ थे आप? नहीं, मैं थोड़ा शॉर्ट वेकेशन लिया था, इसलिए आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए आई वाज नॉट अवेलेबल। अच्छा, ठीक है, जी जी बताइए सर। हाँ, तो मेरी तरफ से एसआरएफ एक जो एफ एंड ओ ऑप्शन स्टॉक है उसमें ध्यान देना चाहिए। इसमें कुछ चुनिंदा एफ एंड ओ स्टॉक्स जो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं उसमें मेरे को मूव अच्छी दिख रही है। एक उसमें अवनी से से एक ऑप्शन लो एसआरएफ उसके स्टॉक। तो हेलो, हाँ सुन रहा हूँ विनय जी, आपको सुन रहा हूँ मैं। यस बताएं। जी, तो एसआरएफ का 2700 का अप्रैल का कॉल लेने की मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगी। 45 के करीबन उसका प्रीमियम है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 30 का रखना चाहिए और अपसाइड में टारगेट 70 हो सकता है। इसका जो लॉट साइज है वो 375 का है। आज हमने इसमें लॉन्ग बिल्डअप देखा है, करीबन प्रोविजनल फिगर देखें अभी तक की तो लगभग 8% जितना लॉन्ग बिल्डअप हमने आज के दिन में देखा है एसआरएफ में। तो ये जो मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट बताए हैं, 30 का स्टॉप लॉस और टारगेट 70 का, अगर रिकमेंडेड प्राइस से गिने तो मैक्सिमम गेन अप टू दी टारगेट ₹9375 पर लॉट होगा। और अगर स्टॉप लॉस से हम मैक्सिमम लॉस गिनते हैं तो करीबन 5600 के करीबन मैक्सिमम लॉस पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे एक प्लेन वेनिला स्ट्रेटेजी दूंगा एसआरएफ का 2700 का अप्रैल महीने का कॉल एट 45, स्टॉप लॉस 30 एंड टारगेट 70। बहुत बढ़िया आपका ट्रेड है सर, ये 2700 वाला कॉल है। और मैं बताऊं, मैं ये आपको जैसे आप बोल रहे हैं चेक भी कर रहा था, ये मई के बाद से लेके मई 2023 के बाद से लेके अब तक का, यानी कि अब हम अप्रैल में आ गए हैं, तो पिछले एक साल के अंदर करीब करीब 3 बार की अटेम्प्ट, 3 बार के रेजिस्टेंस को पार करके वापस शेयर बढ़ने को तैयार हो रहा है। ये 2750 वो हो सकता है उस पर भी चला जाए। आप 2700 के स्ट्राइक की कॉल पकड़ लो, थोड़ा स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है, 45 रुपीज़ में मिलेगी। एक्सरसाइज प्राइस कम हो गए, 70 रुपये का टारगेट, डबल हो जाएगा पैसा, 15 रुपये जाएंगे। कैलकुलेशन नीचे लिखे हुए है प्रॉफिट एंड लॉस की कैसे है। विनय बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ये आपने हमको ट्रेड दिया एसआरएफ का। एक काम करते हैं, लगे हाथ अवनी भट्ट से भी एक ऑप्शंस का ट्रेड दे देते हैं। अवनी आप भी जरा ऑप्शंस का ट्रेड है वो बता दीजिए, फिर ब्रेक का समय भी होगा हमारा। जी, जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने आज ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है तो हम उसी में ऑप्शन बाइंग भी करेंगे, क्योंकि फ्यूचर्स में भी ओपन इंटरेस्ट अच्छा ऐड हुआ है तो इसमें मोमेंटम रहेगा। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की 620 की कॉल में हम खरीदारी करेंगे 21 रुपए में। इसका टारगेट रहेगा 30 रुपए का और स्टॉप लॉस रखना है 16.5 रुपए का। 16.5 रुपये का स्टॉप लॉस है, 21 रुपये का आपको कॉल प्लस करनी है, 30 रुपये का टारगेट है। प्रोड्यूसर साहब लिख पाएँ तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 620 की स्ट्राइक है, 620 की कॉल, ये फ्यूचर के प्राइस आप फाइल कर रहे हैं। हाँ, 620 की अगर कॉल फायर कर सकते हैं तो वो दिखा दीजिएगा और सब कुछ अपने आप आ जाएगा छप के। 21 रुपये में आपको लेनी है, 30 रुपये का टारगेट है, 16.5 का एक स्टॉप लॉस है। तो ये सारे के सारे सौदे हमने आपके लिए लिखवा दिए, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एक एसआरएफ हो गया, एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया। अडानी पोर्ट से आज आपको ऑलरेडी सर ने फ्री भी करने के लिए बोल दिया है, अंशुल जैन ने सुबह आपको दिलवाया था वो, ठीक है। तो मार्केट में तेज़ी हो या मंदी हो, बढ़िया ऑप्शंस के ट्रेड, बढ़िया सेलेक्टिव ट्रेड अपने पास रख लेंगे तो मेरे को कोई ऐसा नहीं लगता कि आप लॉस बना के जाएंगे। तो मोटा मोटी हमने आपके सामने रख दिया। प्रोड्यूसर साहब ब्रेक लेना है कि आगे बढ़ाएं, फिर शर्मिला जी से क्वेश्चन पूछें, बताएं जल्दी बताइए, ब्रेक लें कि आगे बाजार में ऊपरी स्तरों से हल्की सी गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि 130 अंकों की तेजी पर निफ्टी कारोबार कर रहा है। 22,450 के आसपास हमने तमाम ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके लिए जान ली हैं। लेकिन आज अगर हम फ्लेवर की बात करें बाजार में तो वो है मेटल स्टॉक्स भी। आज निफ्टी के टॉप 2 अगर आप गेनर्स देखेंगे, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील करीब करीब 5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप वायदा की शेयरों की लिस्ट देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, क्योंकि हिंद कॉपर है करीब 10% ऊपर। इसके अलावा सेल में, वेदांता में भी हम तेजी देख रहे हैं। एनएमडीसी का शेयर भी है करीब 5% ऊपर। तो मेटल स्टॉक्स क्यों चमक रहे हैं, ट्रिगर क्या बन रहे हैं, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं, जो कि इस सेक्टर को बड़े करीब से ट्रैक करती हैं। आशीषा बताइए, मेटल्स मूड बहुत अच्छा है, इसके पीछे की वजहें क्या हैं?
जी हाँ, आज के ट्रेडिंग सेशन में ही मेटल स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान कॉपर, JSW स्टील, नैल्को, वेदांता जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जो टॉप गेनर्स हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स में। अब ईयर टू डेट परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है निफ्टी मेटल इंडेक्स ने। ईयर टू डेट बेसिस पर निफ्टी 50 अब 3.5% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन निफ्टी मेटल इंडेक्स में 6 से 7% का अपमूव देखने को मिला है। कल कुछ पॉजिटिव डेटा आता हुआ नजर आया। चाइना का PMI मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा आया। याद रखें चाइना के रियल एस्टेट रिकवरी को लेकर काफ़ी कंसर्न्स थे, बट अब शायद कुछ पॉजिटिव साइंस नज़र आ रहे हैं जिसके चलते ग्लोबल कमोडिटी मार्केट को एक पॉजिटिव मोमेंटम मिला है और जिसी के चलते निफ्टी मेटल स्टॉक्स में भी आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। उसमें सबसे पहले कॉपर प्राइसेस की बात करते हैं तो कॉपर प्राइसेस में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। एक महीने की बात करें तो कॉपर प्राइसेस 4% से ज़्यादा के बढ़े हैं। चाइनीज़ कॉपर स्मेल्टर्स प्रोडक्शन कट कंसिडर कर रहे हैं जिसके चलते ग्लोबल अंडर सप्लाई हो सकता है, जिसके चलते कॉपर प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है और उनका मानना है कि कॉपर प्राइसेस $10,000 पर टन के आसपास भी जा सकते हैं इस साल में। तो काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया आता हुआ दिखाई दे रहा है कॉपर प्राइसेस के लिए। इसके अलावा आयरन ओर प्राइसेस की बात करते हैं तो आयरन ओर प्राइसेस में भारी गिरावट देखने को मिली है। $96 पर टन के आसपास आ गए हैं। 10-11 मंथ लो लेवल्स पर कॉपर प्राइसेस है, लेकिन कॉपर प्राइसेस आयरन ओर प्राइसेस की बात करें तो लोअर आयरन ओर प्राइसेस का फ़ायदा स्टील प्लेयर्स को होता है, क्योंकि आयरन ओर एक रॉ मटेरियल है, की रॉ मटेरियल स्टील प्लेयर्स के लिए, जिसके चलते सेल, टाटा स्टील, JSW स्टील जैसे कंपनीज को पॉजिटिव बेनिफिट होता है। लेकिन उस ऑन द फ्लिप साइड हम आयरन ओर प्रोड्यूसर्स की भी बात करेंगे तो NMDC, GMDC जैसे कुछ काउंटर्स है जिसको नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इनफैक्ट NMDC ने अभी तक प्राइस कट नहीं लिए बिकॉज ग्लोबल प्राइसेस गिर रहे हैं। एनालिस्ट का मानना है कि NMDC जैसे प्लेयर्स भी अब प्राइस कट ले सकते हैं और अग्रेसिव प्राइस कट्स देखने को मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल कॉपर प्राइसेस राइजिंग ट्रेंड पर है, लेकिन आयरन और प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही है जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टील प्लेयर्स पर देखने को मिलेगा। तो आशीषा ने बहुत ही बारीकी से एक एक चीज कॉपर को अलग करके, स्टील को अलग करके, आयरन ओर को अलग करके आपको समझा दिया है। और निश्चित तौर पर अगर चीन से डिमांड आती है तो वो बूस्ट करेगी हमारे मेटल कंपनीज को। अभी तक हमने ये देखा कि डेटा तो कई बार चीन से अच्छा है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाती है तेजी। एक दो दिन मेटल्स चलते हैं फिर से कहीं ना कहीं बेयर की गिरफ्त में आ जाते हैं और एक ट्रेडिंग बेट बन के रह जाते हैं। लेकिन शर्मिला जी, अगर आज के हम आंकड़ों को देखें, मैन्युफैक्चरिंग PMI की डेटा बहुत अच्छा है। चीन के बाजारों में बात कर लें तो एक महीने की सबसे बड़ी तेजी आज हो रही है। आप ये बताइए कि मेटल में लगता है कि एक बड़े वाले रिवर्सल के संकेत बन रहे हैं और कुछ फंडामेंटल बदलाव हो रहे हैं, या फिर एक ट्रेडिंग वाले ही बेट रहेंगे मेटल काउंटर भी? तो एक ही दिक्कत की बात मुझे दिख रही है कि काफी जैसे अभी हम सुन ही रहे थे कि निफ्टी का किस तरह का रिटर्न रहा है और मेटल स्टॉक्स का किस तरह से रिटर्न रहा है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि मेटल स्टॉक्स में हमने एक राउंड ऑफ बाइंग ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और मेटल्स के साथ हमेशा यही होता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो क्लोजली लिंक रहता है कि ग्लोबली किस तरह से चीजें चल रही है। तो अगर आपको कोई वजह से नेगेटिव डेटा मिलने लगे, whether it is from China या कोई और from any other part of the world, कि मेटल्स के प्राइसेस को किसी तरह का इफेक्ट उन पर पड़ सकता है, तो उसका सीधा असर आप देखेंगे आपके डोमेस्टिक स्टॉक्स पर भी। हालांकि देयर इज नो रियल रीजन, क्योंकि अपना डोमेस्टिक डिमांड काफी स्ट्रांग रहा है और उस लिहाज से रियली कुछ इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ है। लेकिन आयरन और प्राइसेस कम हुए तो स्टील कंपनीज को फायदा होता है, उस तरह की चीजें होती रहती है। बट जो ब्रॉडर ट्रेंड रहता है दैट इज ऑलवेज इन लाइन विद व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली। तो वो ही मेरे हिसाब से एक मेन चीज है जिस पर आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि वैल्यूएशंस के हिसाब से थोड़े अब एक्सपेंसिव है स्टॉक्स। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दैट ऑल मेटल प्लेज एट द एंड ऑफ द डे अ कमोडिटी प्ले। तो आप क्या वैल्यूएशन दोगे इसको, या आपको बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखना चाहिए। बट ये बात डेफिनेटली है कि अगर चाइना से इसी तरह से पॉजिटिव डेटा आता रहा, खास करके जो उनका रियल एस्टेट सेक्टर जो इतनी बड़ी हिट ली थी उसने 1-2 साल से, और जिस तरह से संकेत बाकी जगह से भी आ रहे हैं, वेदर इट इज द US, वेदर इट इज अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि उनका इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ग्रोथ इज बैक ऑन ट्रैक, तो मेरे हिसाब से वो माहौल मेटल्स के लिए हमेशा अच्छा रहता है। सो आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नेगेटिव ऑन द सेक्टर,
लेकिन यस मेरे हिसाब से बाइंग एक राउंड ऑलरेडी हो चुकी है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि एक राउंड की, एक दौर की जो खरीदारी है मेटल स्टॉक्स में वो हो चुकी है और हमने तेज़ी देखी भी और आज भी वो तेज़ी हो रही है। तो इस लेवल पर थोड़ा सा आपको सोच समझ के खरीदारी करनी चाहिए। हिंद कॉपर में तो गजब की तेज़ी, 10% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। लेकिन 3 बज गए हैं, 3:02 हो गए इनफैक्ट, और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का। और इस सेगमेंट में हम बाजार खुलने के बाद अब वो शेयर जानते हैं जिनमें खबरों के दम पर एक्शन होता है। तो चलिए लेकर आएंगे मार्केट एट 3। हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं ये खास सेगमेंट लेकर। गौरव बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है आज? जी हाँ, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में हमने देखा है काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है मार्केट में। और मार्केट एट 3 में अगर हम बात करें इसके बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव की, क्योंकि इस कंपनी को HAL से ऑर्डर मिला है 56 करोड़ का। और ये जो ऑर्डर है वो कहीं पे रेडार सिस्टम में मिला है और इसका जो पीरियड है वो 10 महीने में ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होने वाला है। और इसी के दम पे अगर हम स्टॉक में भी देखें तो एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था। अगली बात करते हैं सेल इंडिया की, क्योंकि कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया है नंबर्स के ऊपर। और FY24 के नंबर्स की अगर हम बात करें तो कंपनी के हिसाब से 5% वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। 17.1 मिलियन टन का वॉल्यूम हमें देखने को मिल सकता है कंपनी में FY24 में। और इसीलिए इस स्टॉक पे ज़रूर हमारी नज़र बनी रहेगी। इसी के साथ साथ इंडस टावर्स जो है वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा, क्योंकि फिलहाल में ही CLSA की तरफ से हमें एक अपग्रेड देखने को मिला था, जहाँ पे उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए, आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 335 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना है कि कहीं पे अगर हम वैल्यूएशन की भी बात करें इस स्टॉक में तो एक काफ़ी अंडरवैल्यूड स्टॉक है। ग्लोबल अगर कंपनीज के साथ अगर कंपेयर करें तो एक डिस्काउंट पे स्टॉक चल रहा है और इसीलिए एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा था। और स्टॉक में भी अगर हम बात करें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी आज के दिन में। अगली बात करते हैं NCC की, क्योंकि कंपनी के हिसाब से जो नंबर्स आए हैं तो उनके हिसाब से जो मार्च में हमें ये रेवेन्यू ऑर्डर जो देखने को मिल सकता है वो 3086 करोड़ का ऑर्डर बुक मार्च के महीने में भी हमें देखने को मिल सकता है कंपनी की तरफ से। और FY24 के लिए जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 26,000 करोड़ से भी ऊपर का हो सकता है। और इसी के चलते हुए अगर हम स्टॉक में भी देखें तो तेज़ी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं NMDC के ऊपर, क्योंकि सोर्सेज के मुताबिक अभी अगर हम आयरन ओर की बात करें तो कहीं पे आयरन ओर की बिक्री में हमें 18% का जो डिक्लाइन है वो देखने को मिल सकता है। और इसका जो नंबर्स है वो कहीं पे 4 मिलियन मेट्रिक टन्स के आसपास कहीं में देखने को मिल सकता है। और आयरन ओर आउटपुट जो है उसमें भी हमें 13% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है कंपनी की तरफ से। और इसीलिए ये जो अपडेट आया है सोर्सेज की तरफ से, इसके लिए NMDC जो है वो भी हमारे रडार पे बना रहेगा आगे जाके। तो तमाम खबरें जहां पर आज हम देख रहे हैं कि खबरों के दम पर शेयरों में एक्शन हो रहा है और ये सारी की सारी खबरें, ज़्यादातर खबरें बाजार खुलने के बाद आई हुई हैं। इंडस टावर आज हम बढ़िया तेज़ी इसमें देख रहे हैं। इंडस टावर के अलावा हम वोडाफोन में भी तेज़ी देख रहे हैं 6-6.5% के आसपास की। दरअसल इंडस टावर पर CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य को 265 रुपये से बढ़ाकर कर दिया है 335 रुपये। और ये चीज़ फ्यूल कर रही है 8.5% की शानदार तेज़ी इसमें हो रही है। इंडस टावर, श्रीकांत जी एक बार जरा चेक कीजिए इसको। क्या आपका इस पर कन्विक्शन है, क्या और तेज़ी होगी यहाँ से? बिल्कुल। इनफैक्ट इंडस टावर के अगर टेक्निकल पैटर्न को देखते हो तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना है वो काफी बढ़िया फॉर्मेशन है। डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन मंथली बेसिस पे बना है और इसे वैलिडेट करने के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को 340 के लेवल्स को क्रॉस करना पड़ेगा, 340 335 के लेवल को। और अगर आप करंट मोमेंटम देखें, करंट न्यूज फ्लो को देखें या ब्रोकर्स के रिकमेंडेशंस को देखें तो मुझे लगता है कि इसे 340 क्रॉस करने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। और अगर इसने ये लेवल्स अगर क्रॉस कर लिए तो इसके बाद हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 400 से लेकर 425 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो बहुत ही बुलिश व्यू है। हमें लगता है कि बिल्कुल इसे होल्ड करके रखें। विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू करंट लेवल से लेना मुझे लगता है रिस्की रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नॉट फेवरेबल। अगर कोई करेक्शन अगर आता है 305 या 300 के रेंज में तो बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। मुझे लगता है अभी 290 का जो लेवल है वो अभी इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। तो 290 का फाइनल स्टॉप लॉस रखें और करेक्शन में अराउंड 305 के करीब इसे खरीदा जा सकता है।
बढ़िया ट्रेड इंडस टावर। और कई बार हमने आपको इंडस टावर के बारे में पहले भी नोटिस करवाया था कि ये इस साल का वन ऑफ द बेस्ट शेयर हो सकता है। ये शेयर हो सकता है, टाटा केमिकल्स हो सकता है। आज सुबह भी हमने आपको टाटा केमिकल्स के बारे में भी जिक्र किया था। तो कुछ एक शेयर्स तो इस चर्निंग का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए हमको। खैर हम आगे बढ़ जाएं, कुछ स्टॉक्स जरा चेक करें। रिलायंस आपको नोटिस करा देता हूँ, हालांकि बहुत देर से लाल निशान में, बट इसकी गिरावट भी रुकी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैट टू रेड है, वैसे ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। आप देख भी पा रहे होगे चार्ट में, आपको क्लियर हो जाएगा। बट एक पॉइंट टू भी नोटिस था, इसलिए मेरे को करवाना ज़रूरी था, मैंने आपको करवा दिया। अच्छा, एक दो शेयर और जरा पता करते हैं जहाँ पर आज मार्केट का मोमेंटम है। अवनी से जरा आइडिया लेते हैं और फिर बाद में अंशुल जैन भी मार सकते हैं, उनसे भी जरा पता करेंगे। ये डीएलएफ काफ़ी चल चुका है, अभी और चलेगा क्या डीएलएफ? अवनी एक बार जरा चेक करना। शायद जेएम फाइनेंशियल की कॉल थी, उनका टारगेट तो हिट हो गया। जी डिम्पी जी, डीएलएफ में हमारी बाय कॉल थी और उसके दोनों ही टारगेट्स आज अचीव हो चुके हैं। मेरे हिसाब से अभी जो ये हाई बना है, यहाँ से फिर से एक बार नीचे रिट्रेस करेगा, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो अगर किसी को खरीदारी करनी है तो मेरे हिसाब से एक थोड़े से डिप के लिए वेट करना चाहिए। अगर ये 925 के करीबन आता है तो फिर से रिस्क रिवॉर्ड एक अच्छा हो जाएगा और ये जो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो तो कंटिन्यू रहेगा ऊपर 1050 तक। लेकिन इस लेवल से अगर खरीदारी करनी है तो रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं रहेगा। अब 925 तक थोड़ा रिट्रेस हो जाए, उसके बाद में आप इसमें फिर से लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, डन। तो थोड़ा रिट्रेस हो जाए, थोड़ा नीचे आ जाए, किसी भी शेयर को फोमो मत दिखाओ, उसके पीछे पीछे मत भागो, आराम से बैठ जाओ और उसमें आप टिके भी रहो। खैर हमारे पास और भी स्टॉक्स हैं जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ना ऑटो सेल्स के नंबर आ गए हैं। अब आप एक एक करके कहाँ देखोगे, मेरी सहयोगी सृष्टि हैं, उन्होंने क्या किया कि आप सेल्स के नंबर आने से पहले भी आपको बताया था कि कैसे कैसे नंबर आएंगे। अब उन्होंने वापस से सारा इकट्ठा कर लिया है कि कैसे कैसे नंबर आए हैं। एक बार आप और हम दोनों देख लेते हैं और उसका फिर अंशुल से इन्हीं में से कोई एक कंपनी पकड़ के उसके बारे में पता करेंगे। सृष्टि बताइए कैसे कैसे नंबर्स आ चुके हैं अब तक। तो सेगमेंट वाइज बताते हैं अपने दर्शकों को। सबसे पहले जो सेगमेंट ने बेहतर प्रदर्शन किया है वो है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। यहाँ पे देखिए कई महीनों से हम देख रहे थे कि गिरावट का ट्रेंड था, क्योंकि जब जब इलेक्शंस होते हैं तो गवर्नमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होती है या फिर कमर्शियल व्हीकल को लेकर जो बूस्ट होता है वो थोड़ा सा हाथ पीछे कर लेता है और इसके चलते जो है हम उनकी बिक्री पे भी असर आते हुए देख रहे थे। तो इस बार जो है महीने दर महीने एक थोड़ी रिकवरी ज़रूर देखने को मिली है। आयशा मोटर्स VECV के नंबर्स देखें तो उम्मीद से बेहतर आए हैं। यहाँ पे लगभग 50% की महीने दर महीने हमने ग्रोथ देखी है। वहीं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी 20% की बढ़त रही है महीने दर महीने। तो ये सेगमेंट ने तो चलिए अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा लगभग सभी सेगमेंट्स में थोड़ी सी निराशा हाथ ज़रूर लगी है, खास तौर से पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। बहुत ज़्यादा तो देखिए निराशा नहीं है, पर कहीं ना कहीं नंबर्स पिछले महीने के कंपैरिजन में अच्छे आने की उम्मीद थी, पर नंबर्स पिछले महीने की कंपैरिजन में कमज़ोर आए हैं, जिसके चलते हम देखें तो M&M ऑटोमोटिव डिवीजन, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, इन सभी के नंबर्स में 2 से 6% की गिरावट रही है। ट्रैक्टर पे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ मिले जुले नंबर्स बोलेंगे क्योंकि एस्कॉट्स के नंबर्स उम्मीद से कमज़ोर ज़रूर रहे हैं, M&M के नंबर्स उम्मीद के बराबर रहे हैं, पर दोनों की ही कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एस्कॉट्स के शेयर में कमज़ोर नंबर्स के बाद भी शेयर आज करीब 2.5% ऊपर है, क्योंकि दोनों ही कंपनीज़ का कहना है कि इस बार FY25 की सेल्स काफ़ी अच्छी रह सकती है। और मॉनसून के जो फिलहाल एस्टिमेट्स बताए जा रहे हैं वो ये हैं कि FY25 में नॉर्मल मॉनसून आती हुई दिखेगी। आखिरी में टू व्हीलर सेगमेंट में फिलहाल आयशा मोटर्स, रॉयल एनफील्ड के नंबर्स हैं उम्मीद से कमज़ोर आए हैं, इसीलिए स्टॉक पे भी दबाव है। और साथ ही साथ बजाज ऑटो, TVS मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स का इंतजार ज़रूर है, पर आयशा मोटर्स के नंबर्स के बाद थोड़ा सा वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि नंबर्स उम्मीद से कम आए, या फिर स्टॉक्स पे रिएक्शन जो है शायद थोड़ा सा पहले ज़रूर आ रहा है कि आयशा मोटर्स, रॉयल एनफील्ड के कमज़ोर नंबर्स के बाद शायद इनके नंबर्स भी कुछ कमज़ोर आते हुए देखें। खैर इस बीच जब आप बता रहे थे तो ISML इसूज़ू के नंबर्स भी नीचे आ गए हैं। वहाँ पे बिक्री 14% घटी है और 1868 की यूनिट है। ये एक का कमर्शियल्स में डील करने वाली कंपनी, कुछ पैसेंजर्स भी गाड़ियाँ बनाती है ये इसके नंबर्स भी आ चुके हैं नीचे। आप अपनी स्क्रीन पर इसको भी देख पाएंगे और इसका रिएक्शन थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। कुल मिला के हमने सारे नंबर्स रख दिए हैं और एक एक करके ज़रा पता कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ज़रा दो शेयर्स या एक शेयर ही पकड़ लेते हैं इसमें से। हीरो मोटोकॉर्प
आज थोड़ा चल नहीं रहा है, जरा हीरो मोटोकॉर्प के बारे में चेक करेंगे, बताएंगे अंशुल क्या करना चाहिए। टू व्हीलर की कंपनी है। देखिए डिम्पी जी, ऑटो के सारे स्टॉक्स काफी तेज लग रहे हैं और हीरो मोटोकॉर्प में लास्ट मंथ अगर देखें तो इनसाइड बार की फॉर्मेशन थी मंथली चार्ट पे। वीकली पे अच्छा कंसोलिडेशन है और लोअर लेवल पे विक्स आ रही हैं, यानी निचले स्तर पे कोई ना कोई बाइंग कर रहा है। 4450 4500 की रेंज में जब भी आता है वहां से शार्प बाउंस आता है। इस स्टॉक को जरूरत है ब्रेकआउट की, मोमेंटम बनाने के लिए। ब्रेकआउट प्लेस्ड है इसके हाइस के आसपास 4700 जो बना था, तो 4700 निकलता है तो स्टॉक में एक बड़ी तेजी डेवलप होगी। लगभग 4950 से 5000 का टारगेट रहेगा। लेकिन जो तेजी डेवलप हो रही है इस पूरे सेक्टर में वो है अशोक लीलैंड पे। 7 महीने का लो तोड़ के लास्ट मंथ में पहले लो तोड़ा था, वीक्स लॉन्ग को शेक किया, मंथ हाई पे हैमर के साथ क्लोजिंग आई है और करंट मंथ अब आज स्टार्ट हुआ है ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ मंथ की शुरुआत की है। तो प्रोबेबली ये स्टॉक पूरे मंथ ट्रेंड कर सकता है। अगर ये 169 168 के लेवल्स नहीं तोड़ता है तो पूरी सीरीज में आपको पहला टारगेट जो मिलेगा वो 186 का मिलेगा, उसी के अराउंड 7 मंथ्स के हाई है। और 186 188 का लेवल निकलता है तो 200 इसी एक्सपायरी में, अप्रैल की एक्सपायरी में स्टॉक दिखा सकता है। तो ऑटो पैक से सबसे ज्यादा तेज अगर कोई काउंटर लग रहा है तो अशोक लीलैंड लग रहा है। ठीक है, अशोक लेलैंड पर कन्विक्शन है धीरे धीरे करके 160 रुपए से अब 175 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं। हालांकि ये लेवल हमने पहले भी देखे हैं और ये प्रश्न उठता है कि आखिर अशोक लेलैंड पर जब कन्विक्शन इतना ज़्यादा है फंडामेंटल एक्सपोर्ट्स का भी, तो ये शेयर चलता क्यों नहीं है। लेकिन ट्रेडर हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रडार पर भी ये शेयर है ट्रेडिंग के नज़रिए से आपको ऊपर के टारगेट सुझाए जा रहे हैं। लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय ने अगली सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर काम अभी से शुरू कर दिया है। मंत्रालय के एजेंडे में क्या खास हो सकता है, इस पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, इंटरेस्टिंग है, सरकार बनी नहीं अभी तो, खैर इलेक्शन की डेट आई है और अगले 100 दिन के एजेंडे पर काम शुरू हो गया है। बताइए क्या कुछ है एजेंडे में। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय ने नई सरकार के लिए शुरुआती 100 दिन के एजेंडे पर काम करने की शुरुआत कर दी है और ये जो प्रस्ताव हैं वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को इस महीने के अंत तक सौंपे जा सकते हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर विचार किया जा रहा है और जिनको कि फाइनल लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि देश को गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने के मकसद से जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको सीबीजी के प्लांट के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए। इसके लिए सरकार एक इंसेंटिव स्कीम का ऐलान कर सकती है जिसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो 50% भार है उसका वहन सरकार कर सकती है और कंपनियों को इसके लिए इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। इसके अलावा एक और प्रस्ताव है, दरअसल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही हो, इसको बढ़ावा देने के लिए एक PLI स्कीम की घोषणा की जा सकती है ताकि इस तरह के इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर हो। इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है और इसको लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट प्रस्ताव है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, वो है पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग। इससे संबंधित बड़े रिफॉर्म हो सकते हैं, खासकर अगर आप नेचुरल गैस की बात करें। सूत्र हमें बता रहे हैं कि नए रिफॉर्म्स के तहत जो न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन अमोनिया है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस है, उनको मार्केटिंग और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत लाया जाएगा और उसके लिए एक मॉडल तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ PNGRB को इस बात के अधिकार मिलेंगे कि वो हर तरह के जो पाइपलाइन है देश के अंदर उनको रेगुलेट करे। इसके लिए कॉमन कैरियर ऑपरेटर बनाने का प्रस्ताव है जिसको कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा और इसमें सरकार की हिस्सेदारी, मेजॉरिटी जो स्टेक है वो सरकार की हो सकती है और ONGC, OIL, IOC, EIL जैसी जो कंपनियां हैं उनकी माइनॉरिटी स्टेक हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स हैं जो कि ऑयल मिनिस्ट्री के फर्स्ट 100 डेज के एजेंडे में शामिल रह सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। दरअसल एनर्जी सेक्टर में जो भी रिफॉर्म्स होते हैं उस रिफॉर्म्स को आकार देने में समय लगता है और उसको ध्यान में रखते हुए ही सरकार के मंत्रालय ने ये 100 दिन का आगे का फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा तैयार कर लिया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है। CGD यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का भी मसला शामिल है। तो ये सारी चीज़ें फोकस में रहेंगी। हालांकि ये थोड़ी दूर की चीज़ है, इस पर हम आगे और भी चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त हो गया है अब ये जानने का कि आपके लिए BTST या फिर STBT ट्रेड करके पैसे बनाने के मौके बाजार में कहां पर बन रहे हैं। शुरुआत श्रीकांत जी आपसे करना चाहेंगे, बताइए अपने BTST या फिर STBT ट्रेड्स। बिल्कुल, तो
देखिए मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे स्पेसिफिकली बैंक स्टॉक्स में हमें लगता है कि काफी अच्छा एक रेजिलिएंट एक्टिविटी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है, एक अच्छी खासी रिकवरी अभी हमने देखी है और 760 के करीब ये स्टॉक आ चुका है। ओवरऑल अगर इस पैटर्न को रीड करता हूं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 790-800 के लेवल्स दिखा सकता है, बट विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू बीटीएसटी के बेसिस पे हमें लगता है 775 के टारगेट रखे यहाँ पे और करंट लेवल से खरीदे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 753, तो 753 का स्टॉप लॉस स्टेट बैंक लॉन्ग करे। 753 का स्टॉप लॉस सिर्फ 6 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है। 775 यानी कि यहाँ से 15-16 रुपए चढ़ने की गुंजाइश है। एसबीआई के शेयर में हमने देखा था कि 800 रुपए के आसपास तक बिल्कुल गया था, दरवाजे पर नॉक करके थोड़ा सा पीछे खिसक आया, 730 की रेंज में गया था, वहां से रिकवरी के अच्छे एक कहते हैं कि पुख्ता वाले संकेत दे रहा है एसबीआई और अब 760 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। तो आपको बीटीएसटी करने के मौके एसबीआई में बन रहे हैं श्रीकांत जी के मुताबिक। अवनी जी, आपने क्या स्पॉट किया है, आपको कहां मौके दिख रहे हैं बाजार में इस वक्त? जी मेरा ट्रेड रहेगा एमजीएल पे। तो एमजीएल ने आज सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक मूव दे दिया है, तो यहाँ से मेरे हिसाब से ये 1440 तक चलना चाहिए और अच्छे मोमेंटम के साथ चलेगा तो ये बीटीएसटी के तौर पे इसमें खरीदारी कर सकते हैं और 1360 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। 1360 का स्टॉप लॉस लगाना है। हमने देखा था कि जब ऊपरी स्तरों से ये शेयर ये फिसला था 1200 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे करके अब फिर से ये 1400 रुपए वाले स्तर को रिगेन करने की कोशिश में है। आज 0.25% के आसपास की बढ़िया तेजी है। तो बीटीएसटी का एक और शेयर आपके लिए वायदा के स्पेस से अवनी जी की तरफ से। अंशुल जी, आपका शेयर कौन सा है सर? आप क्या करेंगे, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी, और शेयर कौन सा होगा? देखिए अभिषेक जी, बीटीएसटी बताने के पहले डिम्पी जी की कॉल में एक चीज ऐड करूंगा कि इंडस टावर अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अगर इंडस टावर में देखें मंथली चार्ट पे तो 110 महीने का बेस ब्रेकआउट है इंडस टावर में। तो मैं उनके साथ एग्री भी करूंगा और डिसएग्री भी करूंगा कि ये सिर्फ एक या दो सीरीज के लिए नहीं, मैं 100% एग्री करता हूँ कि ये पूरे साल के लिए स्टॉक एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। 110 महीने का बेस ब्रेकआउट है तो स्टॉक में 70-80% की अप अगर पूरे साल में आती है, बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए। बीटीएसटी के लिए मैं दूंगा एचडीएफसी बैंक। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे आ गई है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा लैगार्ड है और उस लैगार्ड की सबसे बड़ी वजह थी एचडीएफसी बैंक में बड़ी फॉल आई थी लगभग 300 रुपए की केवल 20 दिन में। उसके बाद से 39 डेज का इसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है जिसका ब्रेकआउट आ रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस 1479 1470 की जोन से बीटीएसटी बल्कि 2 से 3 दिन का अगर ट्रेड करते हैं तो 1510 1520 तक का टारगेट मिल सकता है। और अगर एचडीएफसी बैंक 40 से 50 रुपए चलता है तो बहुत आराम से बैंक निफ्टी भी अपना ऑल टाइम हाई 48,500 के आसपास जो है उसको टच कर लेगा। तो मैं बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक दोनों पे काफी बुलिश हूँ अगले 2 से 3 दिन के लिए। अगले 2 से 3 दिन के लिए एचडीएफसी बैंक बहुत हेल्प कर सकता है और उसको काफ़ी हद तक जगह बनाने का काम आज बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ने ऑलरेडी कर रखा है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी जो दिखाया था ना फ्यूचर वाली प्लेट कि वहाँ पे 55%, और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा देखा कि फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज़ इस तरह का ओवाई शेडिंग हो रही हो। तो ओवाई शेडिंग हो रही है, अच्छे से शेडिंग हुई और अब आप देखो लास्ट में चलते चलते जो हाई वापस से क्रिएट कर रहा है वो बैंक निफ्टी ही कर रहा है। और थोड़ी देर पहले भी हम यही बात डिस्कस कर रहे थे, अगले 2 दिन मैं ज़रूर वॉच करूंगा कि बैंक निफ्टी क्या तेज़ी से और ऊपर आता है। इसने जगह बना ली अपनी ऊपर आने के लिए, देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन आप एचडीएफसी की बात बोल रहे हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा और हाई हो गया कि ये भी चल सकता है। एक शेयर हमने सुबह और डिस्कस किया था, अगर आपको ध्यान होगा तो सुबह जब अभिषेक हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो जी के बारे में हमने जिक्र किया था कि सीरीज़ में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि लास्ट डे भी आप बैन में थे, आप फर्स्ट डे भी आप बैन में हो, कॉर्पोरेट एक्शन आपके पास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, डेज हाई पे ये भी क्लोज करके जा रहा है 6.5% ऊपर। क्या ड्रैग करते करते 157 160 तक आ जाएगा? आज सुबह सुबह हमको यही बात हमने अभिषेक से बात बताई थी कि अब आप इसकी वॉलिडिटी के लिए तैयार हो जाओ, या तो नीचे खिसकाएगा 100 की तरफ या तो ड्रैग करके लेके जाएगा ऊपर, 200 की तरफ भी लेके जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। श्रीकांत सर थोड़ी हेल्प कीजिए। तो ये बात मेरे को अच्छे से पता है कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ड्यू हैं, मैनेजमेंट का टेक चाहिए, फिर प्लेयर चाहिए, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन प्राइस एक्शन बोल रहा है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। नहीं तो फर्स्ट डे आप बैन में क्यों आ गए? आप लास्ट डे बैन में थे।
बिल्कुल। तो डिम्पी, अगर इसके ये पर्टिकुलर स्टॉक के अगर आप मंथली टेक्निकल पैटर्न को देखते हैं, तो एक बात काफी अच्छे से समझ में आती है कि मल्टीपल टाइम्स इसने एक इम्पोर्टेंट राइजिंग ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है, और उन्हीं लेवल्स के करीब इतने बड़े इवेंट के बावजूद ये स्टॉक आके स्टेबल हो चुका था सिंस लास्ट 4-5 डेज, और अभी वहां पे हम कुछ रिवर्सल एक्टिविटी देख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने पास्ट में ऐसा देखा था कि जब भी इसने ऐसी कुछ एक्टिविटी की थी, उसके बाद की रैली जो थी वो काफी शानदार रैली थी। और इस बार भी अगर पकड़ लीजिए कि जैसे ये स्टॉक ऑलरेडी इवेंट में है, और अगर कुछ इवेंट में से कुछ भी पॉजिटिव अगर निकलता है, तो इन लेवल से स्टॉक्स में काफी बड़ी तेजी हमें देखने मिल सकती है। मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे कुछ पोजिशनल ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, और स्टॉप लॉस रखना है हमें यहाँ पे जो इस बार के लोवेस्ट लेवल्स बने थे, तकरीबन मैं कहूंगा कि 138 के लोवेस्ट लेवल्स बने थे, उसे एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करें। 10 रुपए का स्टॉप लॉस है। करंट लेवल से लॉन्ग रखें पोजीशन। हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 157 जैसे आपने बताया, और मैक्सिमम 170 175 के लेवल्स भी दिखा सकता है। आपको शेयर नोटिस करा रहे हैं तो एफ एंड बैन में फ्यूचर तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर आप कैश में कोई पोजीशंस लेना चाहें तो बिल्कुल ले लीजिएगा। शेयर का बॉटम ऑलमोस्ट यहीं के आसपास बन रहा है। अगर कोई भी अच्छी या पॉजिटिव खबरें आ जाती है, जो नेगेटिव हमने कई एक्सपर्ट से पता किया हुआ है, वो कह रहे हैं कि नेगेटिव खबरें ज़्यादातर डिस्काउंटेड है इसके अंदर, तो क्या होगा फिर? तो फिर पॉजिटिव खबरें डिस्काउंट होना बाकी हैं। कुछ भी आ गया पॉजिटिव तो वो चलाएगा इस शेयर को। इसलिए मैंने आपको सिर्फ नोटिस कराया, और इसमें जो फ्यूचर वाला बैन में था वो भी आपको मैंने सुबह सुबह ही नोटिस करवा दिया था। नहीं तो अमूमन होता नहीं है फर्स्ट डे बैन में शेयर्स, लेकिन फर्स्ट डे बैन में शेयर्स आ गया, वो भी जिया आ गया जो पहले से बैन में था। ठीक, खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक दो शेयर और पता कर लेते हैं। शर्मिला मैम से भी पता करते हैं एक दो शेयर। शर्मिला मैम, ये वोल्टास पे आपका टेक क्या है? वोल्टास पे आप इसको मतलब पोर्टफोलियो में रखवाने की इजाज़त दोगे? मान लो किसी को रखना हो तो 1100 प्लस में मिलेगा अभी ये। मेरे हिसाब से इस सेक्टर से जुड़े हुए दो स्टॉक्स है जो इससे मुझे ज्यादा पसंद है। वन इज ब्लू स्टार, जो रूम एयर कंडीशनर्स के मार्केट में है, और दूसरा है एम्बर एंटरप्राइज। एम्बर एंटरप्राइज काफी स्टॉक करेक्ट भी हुआ था, क्योंकि उसका एक यूएसपी था कि वो ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चर करता था, उनका खुद का ब्रांड नेम नहीं था, तो कॉस्ट लो रखते थे। लेकिन द शिफ्ट हैज बीन टुवर्ड्स ब्रांड्स एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन। तो अब एम्बर एंटरप्राइज अलग वर्टिकल्स में गया है। दे हैव आल्सो टाइड अप विद समबडी फॉर वॉशिंग मशीन्स एक्सेट्रा, तो वो अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो वो वैल्यूएशन के हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग प्ले लग रहा है। वोल्टास की दिक्कत यही थी, अब मेरे हिसाब से चीजें सुधरी है कि जैसे कि अभी हम गर्मी के सीजन में जा रहे हैं, और जब आपका मार्केट शेयर तो लार्जली ब्लू स्टार और वोल्टास में ही डिवाइडेड रहता है, तो आपकी कंपटीशन आपसे आगे चले और आपका मार्केट शेयर कम हो, ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं रहती है, विच इज व्हाट वोल्टास फेस्ड। और वहीं पे वो स्टॉक करेक्ट हुआ था, गॉन बिलो 1000, आपको याद ही होगा वो सब। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अब रिकवरी मोड पर डेफिनेटली स्टॉक है, मुझे अच्छा भी लगता है, बट एज आई सेड आई मे बी प्रेफर द अदर टू, एंड आई ओन ब्लू स्टार। ठीक है, वोल्टास को लेकर ये व्यू। आज के बाजार में एक और ख़ास चीज़ हमने देखी कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो स्टॉक्स है वहाँ पर अच्छी तेज़ी रही है, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। आप एनसीसी को देखिए, आप एचसीसी को देखिए, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, रैमकी इंफ्रा, या फिर एक्शन कंस्ट्रक्शन, ये तमाम शेयर आज बड़ी तेज़ी दिखा रहे हैं। ख़ासतौर पे एस में तो 12-13% के आसपास को उछाल है, और ये लगातार शेयर चल रहा है। अगर आप पिछले एक साल पहले के भाव से भी तुलना करेंगे तो शेयर करीब करीब 4 गुना हो गया है। एक्शन कंस्ट्रक्शन का रिकॉर्ड ऊंचाई पर ये ट्रेड कर रहा है, 1600 रुपए के ऊपर की भाव इसके हैं। इस पर एक व्यू आप दीजिए अवनी जी। एक्शन कंस्ट्रक्शन, आपको ये रैली कहां तक जाती हुई दिख रही है? पर 1900 तक चलना चाहिए ये स्टॉक, क्योंकि जो हिसाब से कोई भी जिस तरह की गिरावट आती है मार्केट में, उसको लेकर के ये स्टॉक में देखें तो कोई गिरावट दिखाई पड़ती ही नहीं है, और ये 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे गया ही नहीं है। तो ये जो ट्रेंड है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, और ये स्ट्रेच होगा 1900 तक। तो इसमें अगर किसी के पास है तो बने रहना चाहिए 1900 के टारगेट के लिए। 1900 रुपए
कि टारगेट एक्शन कंस्ट्रक्शन में 1600 रुपए का शेयर है, यहां से 300 रुपए और चलेगा, होल्ड करने की सलाह है। बाजार बंद होने में 2 से ढाई मिनट के आसपास वक्त रह गया है। हम ट्रेड तो नहीं जानेंगे, लेकिन शेयर जरूर चेक कर लेते हैं फटाफट। एक शेयर ग्लोबल स्पिरिट्स, आज बढ़िया रिवर्सल, 14% के आसपास की शानदार तेजी है श्रीकांत जी। और दरअसल झारखंड में और पश्चिम बंगाल के अपने प्लांट में इन्होंने क्षमता विस्तार किया है, उसका असर हम देखने को मिल रहा है शेयर में, ग्लोबल स्पिरिट्स में। ग्लोबल स्पिरिट्स आपको कैसा लग रहा है यहाँ से शेयर ये? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे भी अच्छी रिवर्सल एक्टिविटी बनी है और कई सारे मिड कैप स्टॉक्स आज चल रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है ये उसी का ट्रेड कैचअप कर रहा है। बट अदरवाइज अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो मुझे लगता है कि टेक्निकल पैटर्न उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है जितना कॉन्फिडेंस देना चाहिए। हमें लगता है कि इसी पर्टिकुलर सेक्टर में रैडिको खेतान को एक मुझे लगता है कि करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। हमें लगता है कि ये जो स्टॉक है 1720-25 के करीब ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक कम से कम 1850 से लेकर 1900 के लेवल्स दिखा सकता है। तो काफी शानदार फंडामेंटल्स भी है, टेक्निकल फॉर्मेशन भी इंडिकेट कर रहा है कि इसमें और भी बुलिशनेस बाकी है। तो करंट लेवल से भी खरीदे और कोई भी अगर करेक्शन आता है तो उसमें भी रैडिको खेतान को खरीद के चल सकते हैं। ठीक है, रेडिको खेतान, ग्लोबल स्पिरिट्स, आसोम डिस्लरीज थोड़ी देर पहले दिया अंशुल जैन ने, यूबीएल हमारे डेरिवेटिव के शो में हमने डिस्कस किया था आज 12 बजे। तो लिकर स्टॉक्स वापस से एक्टिव हुए हैं और अप्रैल का महीना आपको पता ही है चुनावों का महीना है। मैं कोई कनेक्शन नहीं जोड़ रहा है चुनाव के महीने से, लेकिन पास्ट हिस्ट्री में देखा जाता है जब भी कोई बड़े चुनाव होते हैं, देशव्यापी चुनाव हैं या फिर कोई ज़्यादा चुनाव हैं, तो इन शेयर्स को रीरेट ज़रूर किया जाता है। खैर, प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीज़ें हैं, अपनी अपनी कंपनी का दबदबा है, लेकिन फिर भी आप इन सभी कंपनीज़ को ज़रूर वॉच किया कीजिएगा इस समय के दौरान, और कुछ नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लोजिंग बेहद शानदार है। बाजार ने ना केवल आपको लास्ट एक्सपायरी वाले सेशन में एक मजबूत बेस बना के दिया था, बाजार ने उस बेस का फ़ायदा उठा के नया शिखर बना दिया और 24 घंटे लिए। अच्छा, 24 घंटे भी छोड़ो, मैं अगर वैसे देखूं तो बाजार खुला गैप के साथ था 128 पॉइंट, इतना तो एसजीएक्स निफ्टी आपको नहीं दिखा रहा था। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया वो बहुत ज़ोरदार था और आज की क्लोजिंग कोई बुरी क्लोजिंग नहीं है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है। और मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी तो बाकायदा डेज हाई पे क्लोज कर रहा है और ये आपको हमने शॉर्ट कवरिंग वाले पैटर्न से मोटा मोटी बताया भी है। आप एडवांस डिक्लाइन चेक करो, 2000 वर्सेस 200 शेयर टोटल का बता रहा हूँ। F&O का चेक करोगे तो वहाँ पे सिचुएशन और बेहतर आपको रखेगी और वहाँ पे इस समय की सिचुएशन ये है 130 शेयर बढ़कर बंद हो रहे हैं और 26 शेयर से शॉर्ट हुए आज सिर्फ बस। तो दबदबा वहाँ पर भी तेजी वालों का था। एक और चीज़ आज नोटिस हुई है, आज बैंकिंग स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, जहाँ पे थोड़ा रूम है ना कि ये अभी चले नहीं थे, चल सकते हैं, थोड़े सीमेंट का रोल ओवर अच्छा आया तो वो चला, अच्छा थोड़े कंजम्पशन के शेयर ऊपर आए, वोल्टास इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो ये जो चर्निंग हुई है ना, ये भी बेहद खूबसूरत है। ऐसा ना हो कि एक ही सेक्टर, दो ही सेक्टर्स चलते रहे तो आखिरकार उनको भी फटीक आ जाएगी। एक और चीज़, आज रिलायंस ने बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं किया, उसके बावजूद दम आया। मैं लास्ट में अंशुल की इस बात से भी एग्री करता हूँ कि HDFC बैंक अगर और चल गया तो बैंक निफ्टी एक जो कैचअप रैली है ना वो करेगा। और कई बार हम ये बात आपके सामने रख भी चुके हैं कि निफ्टी को आप एक 2 महीने में 3 बार दिखाते हो कि ऑल टाइम हाई लग गया, सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई लग गया। बुरा लगता होगा बैंक निफ्टी को भी, और वो भी अपने ऑल टाइम हाई का सिर्फ इंतजार कर रहा है और शायद HDFC ये मनोकामना उसकी पूर्ण भी करवा दे। तो इसलिए अगले 3 से 4 दिन बैंक निफ्टी अलॉन्ग विद HDFC बैंक ज़रूर ध्यान दीजिएगा। शर्मिला मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। अंशुल बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। श्रीकांत जी थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला फिर से। आपके ट्रेड काफ़ी बेहतर है और मेरे को BHEL आपका काफ़ी पसंद आया। और अवनी आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अंबुजा, पावर ग्रिड, ICICI प्रूडेंशियल, ये कुछ शेयर्स आज आपने ओपनिंग में हमारे सामने रख दिए थे। तो आज की क्लोजिंग अच्छी है, उम्मीद करते हैं हफ्ता भी काफ़ी बेहतर जाएगा। और हमने आपको शुरुआत में भी कहा था अगर ओपनिंग ठीक होती है सीरीज़ की तो कई बार सीरीज़ ड्रैग करती हुई जाती है, शायद इस बार की सीरीज़ में कुछ वैसे लक्षण दिख रहे हैं। इस कार्यक्रम से इतना ही, मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम होगा कल के बाजार की तैयारी होगी आपकी, तो वो आप देखिएगा ज़रूर। नमस्कार।